हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो 10th क्लास का हमारा फिजिक्स का थर्ड चैप्टर चल रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका सेकंड लेक्चर आज अपन करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट लेक्चर अपन ने किया था सोर्स ऑफ एनर्जी का, उसके अंदर अपन ने क्या स्टडी किया था? एक तो एनर्जी के बारे में अपन ने जाना था, फिर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो किसे कहते हैं, और उसके अंदर उसकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जो क्लासिफिकेशन है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, वो सारी चीजें अपन ने स्टडी की। आज अपन जो स्टडी करने जा रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या है? ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अपन ने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, उसमें अपन एक एग्जांपल दिया था कि फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर बिकॉज दे आर एग्जॉस्टिबल, मतलब ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स है क्या? सबसे पहले हमें फॉसिल फ्यूल के बारे में बताना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स है क्या। फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स which got buried deep inside the earth millions of years ago due to some natural processes। ठीक है, मीन्स फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित वस्तुएं हैं उनके जो डेड रिमेन्स हैं, बचे हुए अवशेष, उससे जो फ्यूल बनता है उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये बनता कैसे है? जो प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत पुराने जो कुछ प्लांट्स या एनिमल्स जो किन्हीं कारणों से बल्क में उनकी एक ही जगह डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर लेयर्स बाय लेयर्स जो है सॉइल इकट्ठी होती जाती है, वो जमीन के नीचे दब जाते हैं, उसके बाद वो बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और इसका एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम। और जो ये प्रोसीजर है ये 10-15 साल, 1000-2000 साल का नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल पुरानी जो कोई ऐसी घटना घटी उसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स ये बनते हैं। और अगर इसके दो एग्जांपल हैं, कोल और पेट्रोलियम। कोयला बनता है लकड़ी से, जो प्लांट्स और मेनली ट्रीज जो हैं। अब ये जमीन के नीचे बरीड कैसे हो गए? मान लीजिए एक कोई बाढ़ आ गई बहुत ज्यादा, या भूकंप आ गया जिस वजह से कुछ एरिया, बहुत ज्यादा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद वहां के पेड़ या बाढ़ में इकट्ठे होकर एक जगह पहुंच गए, डिस्ट्रॉय होने के बाद एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं वो, फिर उसके बाद वो वहीं पड़े रहेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स जो है वो सॉइल की बनती जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा वो जमीन के काफी नीचे दब जाएंगे। और कंडीशन ये है फॉसिल फ्यूल बनने की कि उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। हाई टेम्परेचर प्रेशर कैसे मिलेगा? जब वो जमीन के नीचे दफन होंगे, उनके ऊपर मिट्टी जो है, सॉइल जो है, उसका जो दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, वो हाई प्रेशर बनेगा, और जो जमीन के नीचे का टेम्परेचर है वो हाई होगा ऑटोमेटिकली। तो वहां पर उन्हें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन मिल जाती है, तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर। तो सबसे पहला हमारा कोल और पेट्रोलियम दो एग्जांपल है। पहले हम कोल को स्टडी करेंगे। कोल क्या है? इट इज मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल ऑन द अर्थ। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला जो फॉसिल फ्यूल है दैट इज कोल। इट इज एसेंशियल कार्बन, इट इज एसेंशियली कार्बन एंड इज मेनली यूज्ड इन कंबशन फ्यूल। मतलब इसको जलाने के काम में लाया जाता है, कंबशन के काम में इसको लाया जाता है, और इसमें मेनली जो कंपोनेंट है बर्निंग में जो यूज होता है वो है कार्बन। तो बेसिक कंपोनेंट कार्बन है इसके अंदर। देखो, कार्बन की आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और काफी अमाउंट में यहां पर हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो यही वो हीट है जो हमें चाहिए, क्योंकि हम फ्यूल को क्यों जलाते हैं? हमें हीट चाहिए, हीट प्रोडक्शन के लिए हम फ्यूल को जलाते हैं। और कोल से जो हीट मिलती है उसका हम क्या करते हैं? देखो, या तो इसको हम जो थर्मल प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, जहां पर आप हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो आप आगे बढ़ेंगे कैसे बनती है। थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर इसका कोयले का यूज किया जाता है, या जो कोयले वाली ट्रेन्स हैं मोस्टली जो पुराने टाइम में चलती थी, आजकल ये जो ट्रेन्स हैं ये बहुत कम है ट्रेंड में, तो वहां पर आप कोयले का जो है मेन यूज करते थे। कोयले की फॉर्मेशन मैंने बताई आपको कि जब ये प्लांट्स जो है, ट्रीज काफी नीचे दब जाएंगे, तो वहां पर कुछ बैक्टीरिया की प्रेजेंस के अंदर इनका ऑक्सीडेशन इस तरह से होगा कि इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर देखिए लकड़ी आमतौर पर, अगर आप देखिए लकड़ी एक सरफेस पे पड़ी रहे, तो या तो उसे टर्माइट मतलब दीमक लग जाएगी, या वो इस तरह से मतलब बिल्कुल क्रश हो जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली। लेकिन जो जमीन के नीचे एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रेशर में दबी रहेगी लकड़ी काफी टाइम तक, और उसके ऊपर कुछ जो लेयर्स हैं वो उसका कांटेक्ट जो है वो ऑक्सीजन से कम कर देंगी, और जो नीचे बैक्टीरिया हैं वो इस तरह से उसके ऊपर प्रोसेस करेंगी कि उनमें कार्बन कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो कोयले में कन्वर्ट होंगे। अगर आप नॉर्मली देखें तो लकड़ी वो इस तरह से कोयले में कन्वर्ट नहीं हो सकती।
लेकिन जब जमीन के नीचे दबी रहेगी और उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जो कंडीशन है वो मिलेगी, तब वो कन्वर्ट हो जाएगी कोल में। अब कोल की अलग अलग वैरायटीज आती है। देखो पहले तो हम मेनली कोल को दो तरीके से कन्वर्ट क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है नेचुरल कोल और दूसरा है मैन मेड। ये जो कोल ये वाला है जो ये आप बात कर रहे हैं, ये नेचुरल कोल है, ठीक है। मैन मेड हम बाद में देखते हैं। नेचुरल कोल के बनने का मैंने प्रोसीजर आपको बताया। अब नेचुरल कोल को आप तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये जहां से मिलता है अबंडेंस में, जहां से मिलता है उसे माइंस कहा जाता है। कोयले की खान होती है जहां से हमें ये कोयला मिलता है। और इसमें तीन कैटेगरीज कैसे बनाई गई हैं। अगर कोई कोयला, देखो कोयले की अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, हमें अलग अलग क्वालिटी का कोयला मिलेगा माइंस के अंदर से। तो जो लिग्नाइट कोयला है ये वो कैटेगरी है जिसमें कार्बन कंटेंट काफी कम है, 28 to 30% कार्बन कंटेंट। तो जिस कोल के अंदर 28 to 30% कार्बन होगा उसे हम लिग्नाइट बोलेंगे। इसी तरह से जिसमें कार्बन कंटेंट 78 to 87% होगा उसे हम बिटुमिनस कोल बोलेंगे। और इसी तरह से एंथ्रासाइट कोल कौन सा है, जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, 94 to 98%। तो ऑटोमेटिकली जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है वो हमारे लिए बेटर है और वो कॉस्टली भी होगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। उसमें जब आप उसको बर्न करेंगे तो उसमें से हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि हीट प्रोडक्शन का मेनली कॉज जो है इसके अंदर वो कार्बन है। तो लिग्नाइट में कार्बन कम होने की वजह से इसमें से जो हीट प्रोडक्शन है वो कम होगी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होगी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है 1 ग्राम जलाने पर उसमें से कितनी जूल एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है, तो दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू भी एंथ्रासाइट की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बिटुमिनस की कम होगी और लिग्नाइट की उससे भी कम होगी। तो हीट प्रोडक्शन एंथ्रासाइट ज्यादा करेगा, बिटुमिनस कम करेगा और लिग्नाइट जो है वो सबसे कम करेगा। तो ये वैरायटी है कोल की जो कि नेचुरल कोल मिलता है। दूसरा जो टाइप का कोल है, ये नेचुरल कोल कैसे बनेगा, ये जो प्रोसीजर ऊपर बताइए ना, ऑटोमेटिकली ये बनेगा बाय नेचर। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा जो मैन मेड कोल है, देखो मैन मेड कोल में सबसे जो बेटर फॉर्म है कोयले की, दैट इज कॉल्ड कोक, क्योंकि इसमें 99% ऑफ कार्बन जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये बनता कैसे, इसको अपन लैब्स के अंदर, लैबोरेटरीज के अंदर बना सकते हैं। क्या प्रोसीजर, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कोक की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एक टेस्ट ट्यूब होगी, उसके अंदर आप एक वुडन पीस लोगे, लकड़ी का टुकड़ा लोगे और उसको बर्न करोगे। ऊपर से ये बंद होगा, मतलब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसे बर्न करेंगे। तो ये कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, सिर्फ इसमें से जो वेपर पार्टिकल्स हैं वो निकलते जाएंगे और ये हीट अप होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा ये हीट होकर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, और जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा तब ये कन्वर्ट हो चुका होगा कोक में। अब जो इसमें से वेपर निकलेंगे वो इस ट्यूब से होते हुए इसको अपन वाटर में से फिल्टर करेंगे, तो उसमें कुछ जो है रेजिड्यू नीचे बचेगा, दैट इज कॉल्ड तार, या तारकोल भी बोल सकते हैं इसे। ये तार बचेगा और उसके बाद जो वाटर फिल्टर होने के बाद जो गैस निकलेगी उसे बोलेंगे कोल गैस। कोल गैस को भी आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। वुड ये जो है अब ये बन चुकी है कोक, अब ये कोक में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये जो कोक है इसमें 99% जो है वो कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है, और इसका जो आप यूज करते हैं दैट इज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो मेटल्स हैं, ठीक है। देखो अगर किसी चीज के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो उसका रिडक्शन हो जाता है। ये आप कंसेप्ट जो है केमिस्ट्री में ज्यादा बेटर इसको स्टडी करेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ इतना देखना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इसका यूज होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड मतलब ये जो लोहे की जो आयरन माइंस हैं, लोहे की माइंस है, उसमें से ऑर्स मिलते हैं, फिर ऑर्स में से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को अलग, और जो नॉन रिक्वायर्ड पार्टिकल्स है उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आयरन चाहिए, प्योर आयरन चाहिए। तो प्योर आयरन कैसे मिलेगा, इसको हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से रिमूव कर देगा, कार्बन ऑक्सीजन को लेके अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना के वहां से रिमूव हो जाएगा, और प्योर आयरन जो है हमारे पास बच जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये एग्जांपल बताया मैंने आयरन का। इस तरह से कई सारी मेटल्स की एक्सट्रैक्शन की जा सकती है। और जहां पर अपने ऑक्साइड्स बनाने हैं, ऑक्साइड्स को रिमूव करना है, वहां पर अपन इसे कोक को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो ये है हमारा मैन मेड कोल। इस तरह से कमर्शियल लेवल पे भी कोयले का जो है प्रोडक्शन किया जाता है, उसे हम चारकोल बोलते हैं।
ठीक है। चारकोल कैसे बनाया जाता है, चारकोल बनाने का, चारकोल को आप अगर नॉर्मल जो है जनरल लैंग्वेज के अंदर कच्चा कोयला भी बोलते हैं। ठीक है, कच्चे कोयले को बनाने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, कच्चे कोयले को बनाने के लिए आप ऐसे इस तरह से कुछ ब्रिक्स के चैम्बर्स बनाते हैं। ठीक है, और इस चैम्बर्स के अंदर आप थोड़े थोड़े होल छोड़ देते हैं और कुछ कुछ होल छोड़ के यहाँ पर आप एक गेट लगाते हैं, डोर लगा देते हैं आप एक, और ये होगा मान लीजिए 8-10 फीट का जो है ये चैम्बर बनेगा। इसमें वुड्स भर दी जाती है, लकड़ियां भर देते हैं इसमें, और उसके बाद इसको जला दिया जाता है, बर्न कर देते हैं लकड़ी को, और बर्न करने के बाद ये डोर जो है वो बंद होगा और इन ब्लॉक्स को भी जो है पार्शली क्लोज कर दिया जाएगा। अब जब इसको हमने क्लोज कर दिया तो इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी। देखो अगर आप लकड़ी को सिंपली जलाओगे तो वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी ऐश में, और बाकी का उसमें से हीट जो है वो रिलीज हो जाएगा, जो वेपर्स हैं वो भी निकल जाएंगे। लेकिन जब आप इसको पार्शियली जलाएंगे, पार्शियली इसका जो पार्शियली बर्निंग होगी, ऑक्सीजन कंप्लीटली नहीं मिलेगी, इसको पार्शियल ऑक्सीजन मिलेगी, तो इसके अंदर लकड़ियां जलने की बजाय पकने लग जाएंगी, वो रोस्ट होने लग जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, जब काफी सारा जो इसमें से स्मोक निकल चुका होगा तो इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा इन होल्स को। जब हम होल्स को बिल्कुल बंद कर देंगे तो अंदर जो है हीट जो है वो वुड को जलाने की बजाय उसे सिर्फ पकाती रहेंगी, उसको रोस्ट करती रहेंगी अंदर, और उसके बाद जो है वो वुड को कन्वर्ट हो जाएगी चारकोल में। आपने देखा भी होगा जो कच्चा कोयला मिलता है वो लकड़ी की शेप में होता है। ठीक है, क्योंकि वो लकड़ी से ही बनाया जाता है। तो ये हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन है कोल का। और इसके अलावा आपने कभी ये भी देखा हो कि जब आप जो नॉर्मल घरों में चूल्हे होते हैं उसमें आप लकड़ी जलाते हैं तो कुछ लकड़ियों के कोयले बचे रह जाते हैं, क्योंकि जो लकड़ियां कंप्लीटली नहीं बर्न कर पाती, जो नीचे रह जाती हैं दबी आग के, वो कोयले में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको आप उस कोयले को आप दोबारा भी जला सकते हैं। देखो जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम्स निकलती हैं, लेकिन जब आप कोयले को जलाएंगे तो उसमें से फ्लेम्स नहीं निकलेंगी, वो जस्ट इटसेल्फ बर्न होता रहेगा और वो जस्ट हीट प्रोड्यूस करता रहेगा। फ्लेम्स निकलने का कारण है जब किसी चीज में से गैसेस निकलती हैं तो वो एज अ फ्लेम उसमें से फायर जो है वो बाहर आती है। लेकिन जब आप चारकोल बना चुके हैं, अब चारकोल बनाने का प्रोसीजर हमारा यही था कि उसमें से आपने जितनी भी गैसेस हैं, जितने भी वेपर्स हैं, उनको ऑलरेडी वहां से एग्जिट कर दिया है, वो निकल चुके हैं। तो अब हमारे पास जो बचा है वो ओनली जो है वो हार्ड मटेरियल बचा है, उसमें वेपर्स नहीं बचे हैं। तो जब हम उस चारकोल को हम बर्न करेंगे तो उस चारकोल में से, उस कोयले में से जो है फ्लेम्स नहीं निकलेंगी, आग की लपटें नहीं निकलेंगी, सिर्फ उसमें से हीट निकलेगी। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट हम करते हैं पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम है, कोयला जैसे आपने स्टडी किया, पेट्रोलियम के बनने का प्रोसीजर भी सेम ही है। लेकिन पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो, जो पेट्रोल को आप क्रूड ऑयल भी बोलते हैं और इसे रॉक ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि पेट्रा मींस रॉक एंड ओलियम मींस ऑयल। तो पेट्रोलियम जो वर्ड है वो रॉक ऑयल, पेट्रा ओलियम, तो रॉक ऑयल जो वर्ड है ये पेट्रोलियम से जो है बना है। अब पेट्रोलियम के बनने का प्रोसीजर भी है कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स, यहाँ पर जो बेसिकली या टाइनी प्लांट्स या एनिमल्स जो कि जमीन के नीचे दब गए और उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ गई। दबने का रीजन सेम है, कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, और उसके ऊपर पानी का जो है वो प्रेशर आ गया बहुत ज्यादा। क्योंकि आज जहां से आप देखें कि पेट्रोलियम जहां से मिलता है वो या तो समुद्र में से ऑयल जो है निकाला जाता है, ये आपको पता होगा, सुना होगा आपने कि जो समुद्र है उसके नीचे से ऑयल को निकाला जाता है। और कुछ ऐसी जगह है जहां पर समुद्र नहीं है, लेकिन आज से मिलियंस ईयर्स अगो वहां पर सी प्रेजेंट था। तो उसके बनने का प्रोसीजर वही था कि उसके नीचे जो प्लांट्स या जो टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो दब गए, उसके ऊपर लेयर्स आई सैंड की, सॉइल की, और उसके ऊपर था बहुत ज्यादा प्रेशर पानी का। उस वजह से जो बना दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम के अंदर बेसिकली मिक्सचर होता है हाइड्रोजन और कार्बन का, इस वजह से उसे हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसके अलावा थोड़ी बहुत अमाउंट में वहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी जो है वो प्रेजेंट होती है। देखो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम का मतलब है क्रूड ऑयल या रॉक ऑयल, जिसमें से पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी पेट्रोलियम की कैसे होती है। उसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम को रिफाइंड करने के लिए जो अलग अलग रिफाइनरीज बनी है, आपने देखा होगा हमारे सराउंडिंग की, एक तो जैसे तलवंडी में रिफाइनरी है और जामनगर में रिफाइनरी है। तो जो रिफाइनरीज हैं वहां पर क्रूड ऑयल को एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम में से जो अलग अलग प्रोडक्ट है उनको सेपरेट कर लेते हैं। पेट्रोलियम में से अलग अलग प्रोडक्ट कौन से निकलते हैं, एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है,
इसके अलावा एस्फॉल्ट है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो पेट्रोलियम से ही मिलते हैं, और पेट्रोलियम को जो रिफाइन करते हैं आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं किसकी हेल्प से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से। देखो ये एक ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर या फर्नास जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर एक बनाया जाता है। सबसे पहले देखो एक इसको निकाला कैसे जाता है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहां पर कहीं जो है ये पेट्रोलियम प्रेजेंट है, तो वहां पर वेल कुआं खोदा जाता है, ड्रिल किया जाता है, पहले इसको डिटेक्ट किया जाता है कि कहां पर प्रेजेंट है, फिर डिग करके वहां तक पाइप जो है वो लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर पंप लगाया जाता है, पंप लगा के इसको जैसे वो पानी निकालते हैं जमीन में से, उस तरह से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। लेकिन जो ये पेट्रोलियम प्रेजेंट होगा वहां पर एक जैसी बहुत बड़ी केव टाइप बनी होगी, और उस केव में यहां पर पेट्रोलियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो इसके ऊपर का ये जो खाली सरफेस है, ये जो खाली सरफेस है, इसमें क्या होगी, नेचुरल गैस। तो सबसे पहले जब हम डिग करते हैं तो उसमें से नेचुरल गैस बाहर आती है, उस नेचुरल गैस को कलेक्ट करके फिर उसे कंप्रेस किया जाता है, तो वो बन जाती है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। और इस कंप्रेस नेचुरल गैस को आपको पता है कि हम कमर्शियली भी यूज करते हैं, व्हीकल्स के अंदर भी यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है एज अ कंबशन फ्यूल। तो ये हमारा पहले सबसे पहला प्रोसेस है नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना। जब वहां से नेचुरल गैस खत्म हो जाती है, फिर आप इस क्रूड ऑयल को पंप करना स्टार्ट करते हैं, फिर पंप करके इस क्रूड ऑयल को कलेक्ट कर लेते हैं। क्रूड ऑयल को कलेक्ट करने के बाद फिर इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में डाला जाता है। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर की बेसिक सी कंस्ट्रक्शन बताता हूं मैं आपको। इस तरह से इसके अलग अलग चैम्बर्स होंगे, इसमें क्रूड ऑयल भरा होगा और हम इसको हीट देंगे। इसको हीट इस तरह से देंगे, जो ये चैम्बर है इसका टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री, और नीचे वाले का टेम्परेचर जो है 80 to 90 डिग्री, उससे नीचे वाले का 100 to 200 डिग्री, फिर 200 to 250 डिग्री, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं। तो जो सबसे पहले लोअर टेम्परेचर पे उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से निकलेगी एलपीजी या सिंपली पेट्रोलियम गैस निकलेगी उसमें से, ठीक है, पेट्रोलियम गैस। फिर उसे हम लिक्विफाई कर लेंगे, हाई प्रेशर देकर उसे हम लिक्विफाई कर लेंगे, तो वो बन जाती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका आप घरों में एज अ फ्यूल खाना वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। जब चैम्बर का टेम्परेचर उससे हाई होगा, 80 to 90 डिग्री जाएगा, फिर उसमें से पेट्रोल निकलता है। और ज्यादा टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, फिर उसमें से डीजल निकल जाता है, और ज्यादा टेम्परेचर हाई करने पर फिर कैरोसिन ऑयल। देन और ज्यादा टेम्परेचर, जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वहां पर क्या बचता है, एस्फॉल्ट और लुब्रिकेटिंग ऑयल, आप समझते हो, मोबिल ऑयल, मुगल ऑयल बोलते हैं जिसको अपन, और वैक्स, पैराफिन वैक्स। ये चीजें सबसे लास्ट में हमें मिलती हैं। ये अलग अलग टेम्परेचर पे क्यों मिलती हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जब आप किसी चीज को बॉयल करेंगे तो उसमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले उसके वेपर बन जाएंगे। तो सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट पे पेट्रोलियम गैस, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेट्रोल का, देन उससे नेक्स्ट स्टेप डीजल का, और फिर कैरोसिन का, देन लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर वैक्स, फिर एस्फॉल्ट। ये आगे के जो है प्रोसेसेस उसमें निकलती जाती है। अब ये जो सारा चैम्बर है, इसमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फ्यूल्स मिल रहे हैं, इनको आप अलग अलग जो है कैटेगरीज के अंदर इसको हम स्टोर कर लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू आवर नीड आप इसको यूज करते हैं। देखो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कि दो लिक्विड हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, केमिस्ट्री के अंदर आता है ये कि दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड है, उनको मिक्स कर दिया गया, उसको अलग अलग हम कैसे करेंगे दोबारा, ठीक है। तो उसके लिए यही मेथड यूज किया जाता है। मान लीजिए हमने वाटर के अंदर हमने मान लीजिए अल्कोहल जो है वो मिक्स कर दिया। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर का ज्यादा है। जब इसको आप हीट अप करेंगे तो 100 डिग्री से नीचे रखना है टेम्परेचर, क्योंकि 100 डिग्री पर तो वाटर के भी वेपर बन जाएंगे, तो वाटर भी उठना वहां से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर 100 से नीचे रखेंगे तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से नीचे है, तो 100 से नीचे टेम्परेचर रखने पर इसमें से किसके वेपर बनेंगे, पहले अल्कोहल के, और उसके बाद वेपर बनने स्टार्ट होंगे, 100 डिग्री के बाद वेपर बनने स्टार्ट होंगे वाटर के। तो इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस थोड़ा बल्क में यूज किया जाता है, तो उसे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोल देते हैं, और वहां पर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के यूजेस को पढ़ना, एलपीजी को, सीएनजी को, और अदर जो है अपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमको स्टडी करेंगे। फिलहाल आज के लिए अपना इतना ही टॉपिक है, इसे आप
रिवाइज करें, बुक के थ्रू गो थ्रू हो, और जब भी आप लेक्चर अटेंड करें बेटा नोटबुक्स अपनी साथ रखें, कोई पॉइंट है नोट करने वाला उसे आप नोट करें और इस चैप्टर को आप यहां तक रिवाइज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।